Hello everyone, welcome to my YouTube channel. All students listen carefully in this video. I will talk about the vacancy of 7th step. इस वीडियो में मैं 7वें चरण की रिक्तियों से संबंधित बातें करूंगा। उससे पहले बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, if you are the first time on my YouTube channel, then do forget to subscribe to the channel and press the bell icon so that you will get the notification of every upcoming video first. यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट डिले फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि रिक्तियों से संबंधित आज हमारा टॉपिक भी है कि 7वें चरण में कितनी रिक्तियां आएंगी, अभी तक किस किस जिला का रिक्ति आ गया है। तो इन्हीं सब बातों का जिक्र मैं इस वीडियो में करूंगा। उससे पहले मैं बता दूं कि कुछ बीटेड अभ्यर्थियों का कमेंट्स आ रहा है, लेकिन फिलहाल अभी से मैं रोकता हूं। मैं बता देता हूं कि आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं फ्रेंड्स, तो ये समस्तीपुर जिला का रिक्ति आ गया है। इस पर मैंने कल वीडियो बनाया भी हूं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऊपर में ही लिंक दे दूंगा, वो वीडियो आप देख सकते हैं। फिर भी इस रिक्ति में हम संक्षेप में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, क्योंकि आज का मेरा टॉपिक ही है कि जो रिक्तियां आ रही हैं, अभ्यर्थियों में काफ़ी संशय बना हुआ है, अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी सोचनीय चिंता का विषय हो गया है। इसमें इस वीडियो में मैं थोड़ा सा संक्षेप में चर्चा करूंगा। तो जो भी अभ्यर्थी कमेंट करते हैं तो उनसे मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करूंगा कि कमेंट सही करें, अच्छा कमेंट्स करें। कमेंट्स में जो बहुत सारे अभ्यर्थी खास तौर पर बीटेड वाले भाई हैं वो अपशब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एज ए टीचर, एक टीचर बनने जा रहे हैं, फिलहाल तो अभी टीचर है नहीं, तो आपके अंदर ये सलाहियत होनी चाहिए कि आप कौन से शब्द का इस्तेमाल करें ताकि किसी की भावना को ठेस ना पहुंचे। जैसा आप कमेंट्स करते हैं वैसा मैं भी एक से एक लैंग्वेज में आपको कमेंट्स कर सकता हूं, उससे बहुत ख़राब भी कर सकता हूं, लेकिन फिर आप में और मुझ में क्या फ़र्क रहेगा। आपको बीटेड के लिए, सॉरी मैं बीएड बोल रहा था, बीटेड वाले भाई जो कमेंट कर रहे थे, माफ़ कीजिएगा मैं बीएड इस्तेमाल कर दिया, बीटेड वाले भाई लोग अपशब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं कमेंट में। अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा नहीं लगता आप मत देखिए, मैं तो वीडियो बनाता ही हूँ, जो हकीकत रहता है मैं वही बताता हूँ। और मैंने अपने तरफ से बीटेड के लिए कुछ नहीं बताया, जिसका कि परिणाम आ चुका है, लेटर निकल चुका है, उस पर भी मैंने वीडियो बना दिया। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो इसमें उसका भी लिंक दिया, वो आप देख लीजिए जाकर के। लेटर निकल गया कि अब 7th फेज से पहले बीटेड नहीं होगा। मैंने एक वीडियो बनाया था बीटेड के, उस पर मैंने बताया था, तो मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं बताया, मैं वही बात बताता हूँ जो ऑथेंटिक होती है। विधानसभा सत्र में शिक्षा मंत्री ने साफ कहा था कि प्रस्तावित है 7th फेज, 7वां चरण प्रस्तावित है, ड्राफ्टिंग उसका तैयार है, उससे पहले बीटेड नहीं होगा। 8वें फेज के लिए बीटेड होएगा, उससे पहले 7th चरण से मैं बता दूं कि कोई भी टेट नहीं होने वाला, कोई टेट एस्टेट कुछ नहीं होगा। जब तक 7वां चरण पूरा नहीं होता है तब तक कोई टेट नहीं होगा। बाकी शिक्षा विभाग की मर्जी। और अपशब्द का इस्तेमाल तो बिल्कुल बंद कर दें, नहीं तो बहुत तकलीफ में आ जाएंगे। जैसे कि पहले ही बता दिया कि इस चैनल को किसी ऐसे आम अभ्यर्थी का मत समझिए। ये चैनल जो ऑनर्स आपके जो बात कर रहे हैं वो पहले भी बता दिया गया है। केंद्रीय विद्यालय में जॉब करते हुए 11 साल का एक्सपीरियंस तजुर्बा लेकर के बैठा हूँ। ऐसे ही चैनल नहीं चालू किया हूँ, चैनल चालू करने का कोई शौक नहीं है। बच्चों को पढ़ाता हूँ, ऑल टेट की तैयारी कराता हूँ, और इस बार 7th फेज में हमारे स्टूडेंट्स 23,517 स्टूडेंट 7th फेज में ज्वाइनिंग करेंगे।
और आप देखिए कि 7 फेज को कौन रोकता है, कैसे बहाली अटकती है। कभी बहाली नहीं अटकेगी, ये बहाली 100 समय प्रारंभ होगी और पूर्ण भी होगी। और जो बच्चों कमेंट्स कर रहे हैं कि सीटेट में, एक बच्चे का कमेंट्स आया कि सीटेट में 99% स्टूडेंट जो है अपनी जगह दूसरे बच्चों को बैठा करके सीटेट का एग्जाम पास कर लेते हैं। तो मैं उन भाइयों से यही कहना चाहूंगा कि आप क्या कर रहे थे उस वक्त, आपको पकड़ना चाहिए। ये बातें सिर्फ आप ही जानते कि कोई और जानता। आज मुझे पता चला। और उन्होंने बेचारे कमेंट्स में लिखा है कि मैं जनता दरबार में मुख्यमंत्री के सामने पेश होऊंगा। अरे तुम जानते हो कि जितने भी सीटेट अभ्यर्थी हैं, 99% अभ्यर्थी जो तुमने कमेंट्स में लिखा है कि सीटेट में दूसरी को बैठा करके पास हो गए हैं, तो तुम भी वैसा कर लेते। तुम वैसा क्यों नहीं कर लिए? तुमको पता है कि सीटेट क्या है? अभी अभी तो सीटेट का एग्जाम कितनी बार दे रहे हो? मुश्किल से मुझे लगता है 1 से 2 बार दिए होंगे। मुन्ना 11-12 साल का तजुर्बा लेके यहाँ बैठा हूं। तुमको मैं बता दूं, तुम्हारे जानकारी के लिए, तुम्हें नहीं मालूम है कि इंडिया में जो सीटेट का एग्जाम होता है, एक ऐसा एग्जाम है कि जिसमें किसी किस्म का धांधली नहीं चलता है। आज तक सीटेट का ये रिकॉर्ड है। ना ही उसका कोई क्वेश्चन लीक होता है और ना ही कोई एक अभ्यर्थी किसी दूसरे अभ्यर्थी की जगह पर एग्जाम दे सकता है। झूठ इतना ही बोला करो जो चल जाए, ऐसा भी झूठ मत बोलो कि चले ही नहीं। एक तो पहले झूठ बोलना नहीं चाहिए, लेकिन तुम तो ऐसा झूठ बोलते कि 99% सीटेट के स्टूडेंट अपनी जगह दूसरे को बैठा के पास करे। तो तुम क्या थे? तुम भी वैसा कर लेते। जब ऐसे ही हो रहा था, सीटेट वाले जो एग्जाम लेते हैं, सेंटर बनाते, तुमको पता है कि कौन से विद्यालय में उसका एग्जाम होता है? 10 साल से सीटेट वाले बच्चों का एग्जाम ही ले रहा हूं। ऐसा आरोप जो लगाते हो किसी पर, तो अभी ये सब तुम सीख रहे हो, अभी जन्म के खड़े हो रहे हो। तुम हम लोगों को सिखाओगे कि सीटेट के एग्जाम में ये सब भी होता है, अपनी जगह विद्यार्थी दूसरे को बैठा देते हैं। शर्म आना चाहिए तुमको। खैर, मैं ज्यादा इस सब बात पर चर्चा नहीं करूंगा। फिलहाल जो मेरा टॉपिक है रिक्तियों को लेकर के, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये समस्तीपुर जिला का रिक्ति है। इसे मैं जूम कर देता हूं ताकि अच्छे से आपको वीडियो क्लियर नजर आ जाए। तो इस पर तो मैं वीडियो बना चुका हूं, लेकिन इसमें मैं संक्षेप में चर्चा करूंगा और आगे भी जानने का प्रयास करता हूं। तो आप अगर देख रहे हैं फ्रेंड स्क्रीन पर कि ये जो रिक्तियां आई है, वन टू 5 के लिए, जनरल सीट के लिए। अगर जनरल वाले के लिए बात करें तो जनरल की क्लाइंट का सीट 0-0 एकदम आ रहा है। सीट है ही नहीं जनरल वालों के लिए। 1 to 5 की बात हो रही है, 0 जा रहा है। महिला अभ्यर्थियों में भी जनरल में ज्यादा सीट नहीं है। 2-2-2-2-2 1-2-1-2 सीट है। इससे काम चलने वाला नहीं है। किसी कास्ट में अगर आप देख लीजिए तो बीसी वाले के लिए सीट है ही नहीं। बीसी फीमेल में 2 सीट 1 सीट 2 सीट 1 सीट करके आया है। इसी तरह आप देख ले हर कास्ट में तो 1 सीट 1 सीट ईबीसी फीमेल है ही नहीं, सीट नहीं के बराबर है। ऊंट के मुंह में जीरा। अभी मैं क्या बोलूं आगे, ये देख लीजिए। ये है 1 to 5 का हाल। टोटल 92 सीट आई है 1 to 5 में जनरल वाले के लिए। आइए अब इसके नीचे जरा देख लेते हैं कि 1 to 5 में उर्दू में जरा सीट को देखें तो उर्दू में सीट भी नहीं है। जनरल के लिए तो सीट है ही नहीं। आप देख सकते UR 000। UR फीमेल के लिए 11 सीट है हसनपुर में। बाकी जितने भी हैं 101011। बीसी महिला के लिए 3, उसके बाद है ही नहीं, किसी नियोजन इकाई में सीट ही नहीं है, 0-0।
बीसी फीमेल महिला के लिए 3 सीट है, ईबीसी के लिए एक भी सीट नहीं है, ईबीसी फीमेल के लिए हसनपुर में 4 सीट है। उसके अलावा जो अहिंकार है उसमें 0 0 0 0 चला आ रहा है, एक में आ गया है बस एक सीट। इस तरह एससी में 3 है, उसके बाद 1 0 0 0। तो लगभग ये समझिए कि सीट कुछ है ही नहीं, सब में 1 2 1 2 1 2 सीट की कोई गिनती नहीं होती है। तो जो पहले सुनने को देखने को हम लोगों को मिल रहा था कि उर्दू में कुछ ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि उर्दू वालों का ज़्यादा सीट खाली है, तो ऐसा उर्दू में भी देखने को नहीं मिल रहा। अब बात कर लेते हैं 6 to 8 की, तो टोटल 25 सीट है। अब 25 सीट में मैं बात करूं कि साइंस में कितने हैं, तो पता चलेगा कि साइंस में भी सीट नहीं के बराबर है। सोशल साइंस में तो शून्य शून्य होते होते एक सीट है सिर्फ, सामाजिक विज्ञान में एक सीट है, आप देख ले, बाकी 0 0 चला आ रहा। हिंदी में 7 सीट हुआ है, अंग्रेजी में 3 सीट है, संस्कृत में 5, उर्दू में 6, इस तरह टोटल 25 6 to 8 का। ये समस्तीपुर प्रखंड जो है हसनपुर का रिक्तिया आया है, जिस पर मैं ऑलरेडी पहले वीडियो बना चुका हूं, आप देख सकते हैं। प्रखंड हसनपुर समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट है, सीट नहीं के बराबर है, 92 सीट 1 to 5 में आया। तो फ्रेंड्स अब मैं बात करूं कि आखिर इतनी कम सीटें क्यों आ रही है, इसकी वजह क्या है, ये हम लोग जान लेते हैं कि क्या कारण है जो इतना कम सीट आया। क्या यही सीट ऑथेंटिक है और यही सीट रहेगा 7वें चरण के लिए? तो मैं बता दूं ऐसा नहीं रहेगा, समस्तीपुर में ऐसा नहीं रहेगा, ये चेंज होगा। फ्रेंड्स इसे मैं थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आपको समझने में थोड़ा आसानी हो। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इस रिक्ति के ऊपर में लिखा हुआ प्रारंभिक शिक्षक नियोजन 2019-20 अंतर्गत नियुक्ति के पश्चात रिक्त पदों पर विषयवार एवं कोटिवार विवरण, ये आप देख सकते हैं। विषयवार एवं कोटिवार क्या है कि अंतर्गत जो है 2019-20 में यानी छठे चरण में जो नियुक्त हुए हैं उसके पश्चात यानी उसके बाद जो बचा सीट है, बस ये उसी का पूरा आया है। ये जितनी भी सीटें आप देख रहे हैं, जो सीट बची है छठे चरण में उसका दिया गया है, और इसमें कोई एक्स्ट्रा नहीं। जैसा कि ट्रांसफर को लेकर के बोला गया था, मरणोपरांत बोला गया था, किसी ने रिजाइन दिया है, सेवानिवृत्ति, जो रिटायर हुए हैं उनका सीट आना चाहिए, तो अभी उनका कोई सीट नहीं आया है। ये सिर्फ और सिर्फ जो छठे चरण में जो शेष सीट रह गई है समस्तीपुर जिला से हसनपुर प्रखंड ने वही जारी किया है। अभी जो ट्रांसफर होता है, जो सीट खाली है उसका वो नहीं आया है। कितने जो डेट कर गए वो सीट जो खाली है वो नहीं आया है। कितने रिटायर हो चुके हैं वो सीट खाली है वो नहीं आया है। और नई कितनी चाहिए वो अभी नहीं आया है। इसलिए मैं बता दूं आपके जानकारी के लिए कि समस्तीपुर जिला का फिर से रिक्तियां आएंगी। ये रिक्तियां सिर्फ और सिर्फ 6th फेज की जो बच गई है ये वही है। और ये तो आप हम सभी जान रहे हैं कि 48,000 तो सीट बची है। 48,000 छठे चरण की सीट बची है। इतना सीट तो 7वें चरण में पहले देखने को तो मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा की जो भी सीटें हैं, जो रिजाइन हुए हैं, जो ट्रांसफर हुए हैं, जो डेट कर गए हैं वो सीट, और जो नए हैं वो सीट मिला करके जो मैं बार बार बोलता हूं कि कम से कम 1 लाख प्लस सीट होना चाहिए। मैं हमेशा से ये मांग करते हुए आया हूं कि 1 लाख प्लस सीट आएगी, यही डिमांड
होना चाहिए 7 फेज के अभ्यर्थियों का। ये जो पेपर वाले 80 और 82 छापते हैं उन पर भी बैंड लगाने का पूरा प्रयास किया जा चुका है। अब मैं बात बता दूं कि फिर भी इस मुद्दे को लेकर के हमारी टीम सचिवालय गई थी, वहां से सारे अपडेट हम लोगों ने ले लिया है और आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ छठे चरण की बची हुई शेष सीट है। बाकी इसमें कोई अदर सीट ऐड नहीं किया गया है, अदर सीट बाद में ऐड किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं, एक मुद्दा और है कि सभी ग्रुप के अध्यक्ष जो है अब आपके जिले में जो भी विद्यालय निकट है वहां का दौरा करें, वहां के हेडमास्टर से पूरी रिक्ति का जायजा लेकर के नोट करें और फिर नियोजन इकाई में वहां जाकर के बताएं कि इस स्कूल में, इस विद्यालय में इतने सीट खाली हैं, आप जितने लाए हैं वो जरा दिखाइए, बताइए कितने हैं, हमारे रिपोर्ट से आपका रिपोर्ट मैच करता है कि नहीं। तो अब सभी जिले के अध्यक्ष मेंबर इस कार्य में जुट गए हैं। तो 7 फेज के अभ्यर्थी घबराए नहीं, परेशान हुए नहीं, आपके साथ धोखा नहीं होगा। मेंबर अध्यक्ष पूरे एक्टिव रूप में है, सक्रियता से कार्य कर रहे हैं 7 फेज की बहाली के लिए। आप सब खुश रहे, हताश, उदास, निराश होने की आपको 7 फेज के अभ्यर्थियों को जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि सीटों का जो है अलग अलग बच्चों के कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं कि सर ईबीसी का कितना सीट आएगा, जनरल का कितना सीट आएगा, ओबीसी का कितना सीट आएगा। तो मैं बता दूं कि जो भी सीट होती है वो सीट होती है, संवैधानिक तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, जो भी सीट होती है वो सीट होती है। एक मिसाल देके बता दूं कि जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि छठे चरण में 48,000 सीट रिक्त है, बाकी है, खाली है। तो ये 48,000 सीट किसी का नहीं है, ना ही जनरल वाले का है, ना ही किसी कास्ट वाले का, ना ही महिला का, किसी का नहीं है। ये 48,000 सीट है। जो छठे चरण में बच गया सो बच गया। तो छठे चरण में जो बच करके समस्तीपुर जिला से जो कैटेगरीज बाय सीट आया है वो कैटेगरीज बाय 7 फेज में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। वो तो वहां के अधिकारियों ने दे दिया, 00 लिख करके, उनको आसानी हुआ इस तरह से उन्होंने दे दिया। ये टोटल 48,000 सीट है। अब जो नई सीट आएगी उसको इसमें ऐड किया जाएगा। तो मान लेते हैं, जैसा मैं बार बार बोलता हूं कि 1 लाख प्लस यानी 1 लाख आएगा। तो अब 1 लाख टोटल सीट है। ये सीट किसी की नहीं है, ना जनरल वाले की है, ना कास्ट वाले की है, ना महिला की है, किसी की नहीं है। टोटल सीट 1 लाख है। अब इस 1 लाख में सीटों का विभाजन होगा। तो सीटों का विभाजन कैसे होगा? तो संवैधानिक तरीके से होगा। तो संविधान क्या कहता है? महिला को कितना दिया गया? तो 50% आरक्षण दिया गया है। तो 50,000 इस 1 लाख में महिला की सीट निकल जाएगी। ठीक है। अब उस महिला में जितने कास्ट वाली फिर महिला है, उनमें जितना उनको आरक्षण का नियम है उनके मुताबिक सीट का विभाजन होगा। इसी 50,000 सीट में जो जितने पुरुष कास्ट वाले हैं, जनरल वाले हैं, उनको सीट का विभाजन होगा। आप ऐसा ना समझे कि छठे चरण में जो बच के सीट आया तो वो जनरल वाले का है तो जनरले का हो जाएगा 7वें चरण में भी, या कास्ट वाले का है, ओबीसी का है, एससी का है, एसटी का है तो वो सीट उसी का हो जाएगा। ऐसा नहीं है। छठा चरण जब समाप्त हो गया तो समाप्त हो गया। संविधान ये कहता है कि अब एक चरण आप पूरा कर लिए तो जितना जिस कास्ट में वो सीट था तो वो उस चरण के लिए था। नए चरण के लिए फिर से आपको सीटों का विभाजन करना पड़ेगा। मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। नए जो अब 7 फेज जो चालू होगा उसमें जो सीटों का अलग से विभाजन होगा कि अब इसमें से इन बची हुई जो सीट है कि 7 चरण के लिए 1 लाख सीट आती है तो 1 लाख सीट में पहले विभाजन होगा। तो 1 लाख में 50 पुरुष का हो जाएगा तो 50 महिला का हो जाएगा। अब 50 में जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनमें भी कास्ट है तो उनके
कास्ट के मुताबिक जितना परसेंट उनको आरक्षण मिलता है उनके मुताबिक ईबीसी, ओबीसी, एससी, एसटी, हैंडीकैप, ईडब्ल्यूएस सबके सीटों का विभाजन होगा। उसी प्रकार पुरुष में जो 50,000 सीट बचेंगे तो उसी 50,000 में जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, हाँ, BC1, ईवीएस जो भी कैंडिडेट होंगे सबका विभाजन होगा। आप ये समस्तीपुर का कैटेगरी बाय सीट देख कर हैरान परेशान ना हो कि इसमें तो जनरल वाले के लिए सीट ही नहीं है, तो 7वां चरण आने से फायदा क्या हुआ से 7वें चरण के अभ्यर्थियों को। तो ऐसे सीट का विभाजन नहीं होता। ये जो आया है 6ठे चरण की बची हुई जो रिक्ति थी उन्होंने वो टाइपिंग कर करके दे दिया। लेकिन अब जो अधिकारी जो सीटों का विभाजन करेंगे वो संवैधानिक तरीके से करेंगे। जैसा मैं बता रहा हूं, जिसको जिस कास्ट को जितना परसेंट आरक्षण दिया गया है भाई उसी आरक्षण में ना सीटों का आप बंटवारा कीजिएगा कि आप जैसा 6ठे चरण में था सीट वैसे ही 7वें चरण में भी लाके ऐड कर देंगे। ऐसा नहीं होगा कि 6ठे चरण में जो जितना बाकी रह गया और 7वें चरण में जो नया आया है सिर्फ नए वाले का विभाजन करके और 6 वाले में जो बच गए हैं उसको ऐड कर दिया जाए और बहाली पूरी हो जाएगी। यही सीटों का विभाजन का नियम है। तो सीट का विभाजन का नियम ऐसा नहीं है। अब जो भी सीट बची वो किसी की सीट नहीं है, ना महिला की ना पुरुष की। वो टोटल मान लीजिए 1 लाख सीट है। मैं बार बार कह रहा हूं, बार बार समझा रहा हूं। अब जो भी सीट है ये 1 लाख है, ये किसी की सीट नहीं है, ना ही मेल का ना ही फीमेल का, ना स्त्री का ना पुरुष का, किसी का सीट नहीं है। ये टोटल सीट है 7th फेज के अभ्यर्थियों के लिए। अब इस 1 लाख सीट में मेल और फीमेल में विभाजन होगा। तो मेल को कितना मिलना चाहिए, फीमेल को कितना मिलना चाहिए, ये संविधान क्या कहता है? तो 50%। तो 50,000 महिला के लिए हो जाएगा। अब वो 50,000 में महिला में जितने भी कास्ट वाले सब हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा, उसमें सीटों का विभाजन होगा। फिर बचे 50,000 पुरुष में, उन पुरुषों में भी सीटों का विभाजन होगा कैटेगरीज बाय जो कास्ट वाले हैं। तो जिस कास्ट को जितना परसेंट आरक्षण का प्रावधान है उसी के मुताबिक उनका सीट बनेगा। जनरल वाले का जो आरक्षण का प्रावधान है वो जनरल वाले का सीट मिलेगा। तो आप लोग इसको लेकर के हदास उदास परेशान ना हो ज्यादा। सीट की विभाजन ऐसे ही होती है। हर साल बैंक में, रेलवे में एग्जाम होता है, एसएससी का एग्जाम होता है। तो क्या अगले चरण की जो बहाली हुई, जो जितना कैंडिडेट फुल हुए हो गए, अब जो नई बहाली आती है तो क्या वो उसको ऐसे ही सीट निकाल देते हैं? नई बहाली जब भी आएगी तो नए तरीके से सीटों का विभाजन होगा। ऐसा नहीं समझिए कि 6ठे चरण का जो बच के आएगा, जैसा बच के आएगा वो खाली उसी कैटेगरी वाले के लिए हो जाएगा, ऐसा नहीं है। 6ठे चरण से जो भी बच के सीट आएगा वो 48,000, टोटल 48,000 सीट होगा। 7वें चरण में जो भी सीट आएगा तो वो केवल सीट होगा, ना स्त्री का ना पुरुष का, किसी का नहीं होगा। दोनों को मिला के ऐड किया जाएगा। ऐड करने के बाद मान लीजिए कि 1 लाख सीट हुआ, तो 1 लाख सीट में अब सीटों का विभाजन होगा। तो कैसे कैसे विभाजन होगा? तो संविधान जिसको जितना परसेंट आरक्षण देता है उसी प्रकार सीटों का विभाजन होगा। तब जाके रिक्तियां बनेगी, तब सीट बनेगा, तब जो है रोस्टर आपका क्लियरेंस होगा, तब आपके 7th फेज के अभ्यर्थियों को रोस्टर दिया जाएगा कि देख लीजिए कितने कितने किस किस कास्ट में कितने पद हैं खाली। ऐसे नहीं बनता है सीट। ये मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं। अभी आप लोग स्टूडेंट्स हैं, अभी आप लोग स्टूडेंट हैं, अभी आप शिक्षक नहीं बने हैं। सीट कैसे बनता है, मेरिट लिस्ट कैसे बनता है, आपको पता होना चाहिए कि आप जो अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अगर आप 6ठे चरण में नियुक्त होते हैं तो आपको पता है कि वहां नियोजन इकाई में मेरिट लिस्ट ये सब कौन तैयार करता है? ये पुराने टीचर ही जो 5 साल 10 साल के तजुर्बा रखते हैं वही आप लोगों का आवेदन लेते हैं, आपको रसीद काट करके देते हैं, आपका फॉर्म जो रिसीव करेंगे वही लोग मेरिट तैयार करते हैं। किस तरह मेधा सूची बनती है ये सब बना उना करके आगे डीओ ऑफिस में टीचर ही करते हैं। इस बात को ध्यान रखिए। अभी आप टीचर बनने वाले हैं, ये शायद हो सकता है ये जानकारी आप लोगों को उतना अच्छी तरह न पता हो। मैं हूं ऑलरेडी, इसलिए मैं बता दे रहा हूं। तो इस बार तो ऑनलाइन होगा, इस बार तो ज्यादा हस्तक्षेप टीचरों का भी नहीं होगा।
मुखिया सचिव ये सब का भी उतना ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं होगा क्योंकि ऑनलाइन बहाली हो रही है। तो ये था एक छोटा सा अपडेट फ्रेंड्स जो आपको मैं देना चाहता था, और इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूं, उसमें कंप्लीट रोस्टर वाइज बता दिया कितनी सीट बच के आई है। तो ये मत समझे कि जो बची हुई सीट आएगी 38 जिलों से वो टोटल सीट मानिए, वो किसी का सीट नहीं है, सीट है, केवल सीट है, ना स्त्री का, ना पुरुष का, ना जनरल का, ना कास्ट वाले का, टोटल सीट है 48,000। जो जैसा मैंने पहले समझाया आप बस वही समझकर अभी अपने दिल को संतुष्टि पहुंचाइए, ठीक है। जब आ जाएगा 7th फेज में तब आपको सही पता चलेगा कि कितना सीट है। अभी तो स्थिति बहुत खराब है सीटों की, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन सीटों में फिर विभाजन होएगा। अच्छा, दूसरी बात ये होता है कि बहुत सारे अभ्यर्थी ये कहते हैं कि महिला सीट पर जो है, महिला सीट पर पुरुष को दिया जाए, ठीक है, पुरुष को। तो मैं बता दूं कि छठे चरण में ऐसा था कि जब महिला अभ्यर्थी नहीं रहेंगी, सीट खाली होगा तो पुरुष को दिया जाता है, ऐसा प्रावधान है। छठे चरण में ऐसा हुआ है, तो 7वें चरण में भी ऐसा होगा। आप लोगों को अलग से डिमांड करने की जरूरत नहीं है, और यदि कर भी रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल इस सब मुद्दे पर नहीं आप लोगों का भी उलझना चाहिए। और कितने अभ्यर्थी बोलते हैं कि बीएड वाले 1 to 5 में अप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे। बीएड वाले 1 to 5 में तो मैं बता दूं कि जैसा छठे चरण में था कि अगर पहले प्राथमिकता डीएलएड को मिलेगा, जब डीएलएड के स्टूडेंट नहीं होंगे तब बीएड वाले को 1 to 5 में दिया जाएगा। यही प्रावधान से 6 फेज में था, तो ऐसा ही प्रावधान 7 फेज में रहेगा। 6 फेज और 7 फेज की नियमावली में कोई खास डिफरेंस नहीं होने वाला है, थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, ज्यादा नहीं कुछ होगा। जैसा नियम 6 फेज में था समझिए वैसा ही नियम 7 फेज में भी है, थोड़ा बहुत आगे हो सकता है। कुछ लोग एज रिलैक्सेशन को लेके पूछ रहे हैं, तो भाई जितने भी एज में जितना भी जिसको छूट देने का प्रावधान संविधान ने दायर किया गया है उतना तो हर हाल में मिलेगा और हर बार मिलेगा। इस बात को अच्छी तरह दिल दिमाग में बैठा ले, हर बार हर साल मिलेगा, उसको कोई आपसे छीन नहीं सकता। जितने भी कास्ट वाले हैं, एससी को, एसटी को, ओबीसी को जितना साल का छूट दिया जाता है हर बहाली में, उतना इस बहाली में भी आपको दिया जाएगा। और हर बार ऐसा नहीं कि सिर्फ छठे में मिल गया, 7वें में नहीं मिलेगा, 8वें में नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है, हर चरण में मिलेगा, चाहे वो किसी भी कास्ट के हो। महिला अभ्यर्थी को जितना छूट मिलता है एज में उतना मिलेगा। ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी, तो जिनको जितना आरक्षण का प्रावधान है वो उनको मिलेगा, आपका आरक्षण कोई छीनने वाला नहीं है। इस बात को आप समझे। आप एक एज ए टीचर होने वाले हैं, एक टीचर होकर के ऐसे प्रश्न करना ये शोभा नहीं देता, उचित नहीं देता। आप क्या जानेंगे तब इसका मतलब ये है कि आपको अच्छी तरह मालूम नहीं है। आप बच्चों को क्या पढ़ाएंगे विद्यालय जा करके। ये सब बातें आपको ऑलरेडी पता रहनी चाहिए कि किसी का संविधान किसी का आरक्षण नहीं छीनता, बल्कि वो आरक्षण देता है। तो जिसका जो आरक्षण का है, अधिकार है, वो आपको उतना मिलेगा। उसके लिए आप लोग ज्यादा चिंतित ना हो। तो फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा अपडेट जो मैंने आपसे अभी साझा किया। और एक बात बता दूं सभी अभ्यर्थियों से कि ये वीडियो को आप लोग अपने तक देखकर सीमित ना रखें, दूसरों को भी जरूरत पड़ती है, ज्यादा से ज्यादा शेयर किया कीजिए। वीडियो को आप लोग लाइक बिल्कुल ही नहीं करते हैं। मैं देखता हूं वीडियो तो आप लोग देख लेते हैं, लाइक करना भूल जाते हैं, जबकि मैं बार बार वीडियो में बोलता हूं कि वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फ्रेंड्स, आपको जो जरूरत पड़ रही है मैं आपके लिए बना रहा हूं, तो आपके साथ साथ किसी और को भी जरूरत होगी, आप उसको भी कीजिए। हो सकता है कि ये सीट आपका नहीं है, आपका खाली नहीं है, आपको कम मिला है इसमें, तो जो और कैंडिडेट है उनके लिए तो फायदे की चीज होगा। इसलिए आप लोग आपस में एकता रखकर हर अभ्यर्थियों से मदद ले और हर अभ्यर्थियों की मदद करें। ऐसा नहीं कि सिर्फ मदद लेना है और मदद करना नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मदद लीजिए भी और मदद कीजिए भी।
अभी आप लोगों को बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है। 7 फेज के अभ्यर्थी कान खोलकर सुन ले, बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स कागजात की जरूरत पड़ेगी। नियोजन इकाई में जब आपको काउंसलिंग होगा तो काउंसलिंग ऑफलाइन होगा, वहां धांधली होगा। तो उस धांधली में बचने के लिए आप जब ग्रुप से जुड़े रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करे रहेंगे, तो आप फटाक से आप हम लोगों को कमेंट्स कर सकते हैं। पूरी टीम आपके साथ खड़ी होगी। जो अभ्यर्थी घर पर बैठे हैं, जो धरना प्रदर्शन में नहीं आते हैं, खासतौर पर ये बातें मैं उनको बोलना चाहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करके रखिए। आपको जरूरत पड़ेगी, सर्विस के बाद भी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि बस सर्विस ले लिया तो जरूरत नहीं पड़ेगी। भविष्य में हो सकता है कभी आपको उस नियोजन इकाई में आपके पेमेंट का मसला फंस जाए। तो संगठन, यूनियन बहुत जरूरी है। एकता में बल होता है। मैं बार बार ये बातें आप लोगों को समझाता हूं कि आप देख रहे हैं कि 7 फेज की बहाली को रोकने के लिए बहुत सारे अभ्यर्थी टांग अड़ा रहे हैं, लेकिन ये बहाली रुकने वाली नहीं है। ये बहाली 100 समय प्रारंभ होगी और पूर्ण होगी। अब मैं ये बात बता दूं आपको कि अभ्यर्थी जितने भी जिले के अध्यक्ष मेंबर हैं, विद्यालय का दौरा करना शुरू कर दीजिए। काम फास्ट कीजिए, तेजी से कीजिए, तीव्र गति से कीजिए। हर विद्यालय में जा जाके हेडमास्टर से पूछिए कितनी सीट खाली है, टीचर की कितनी जरूरत है, सबको लिखिए, इंक्वायरी कीजिए और नियोजन इकाई में जाकर के दीजिए। वहां से मिलाइए कि नियोजन इकाई वाले कितने नए पद भेज रहे हैं। जो छठे चरण में बचा वो तो 48,000 हम लोग साइड में रखेंगे ही रखेंगे। उस 48,000 के बाद हम लोगों को देखना है कि कितनी नई सीट आती है। कि अधिकारी बस ऐसे नियोजन इकाई के अधिकारी जाना नहीं चाहते, रिक्तियां जुटाना नहीं चाहते। बस जो समझ में आता है मन से लिख करके 0-0 भेज देते हैं, ताकि उन्हें जोड़ने में आसानी हो कि टोटल सीट ही नहीं है, इतना ही सीट हुआ, कम जोड़ेंगे, है ना। ऐसा होता है। तो इसलिए अभ्यर्थी सब लोग लग गए हैं और कल से सभी दर्शकों को यह देखने को मिलेगा कि कड़ी मेहनत हो रही है रिक्तियों को लेकर के। फ्रेंड्स, इस वीडियो को बनाने में और जानकारी जुटाने में बहुत मेहनत लगा है। इसलिए फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि चैनल आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं और वीडियो को लाइक नहीं करते। ये मेरे लिए बहुत दुख की बात है। आपके जो भी कमेंट्स होते हैं, जो भी डाउट्स होते हैं, मैं सारे कमेंट्स डाउट्स को क्लियर करता हूं। मैंने हमेशा कहा है कि कमेंट्स का रिप्लाई देने में थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन बिफोर 24 आवर्स आपको जरूर मिलेगा। मैं ऑलरेडी एक शिक्षक हूं, ड्यूटी करता हूं, वहां से आता हूं, पारिवारिक समस्याओं को भी सुलझाता हूं, उसके बाद ही मैं यूट्यूब पे काम करता हूं। ऐसा तो नहीं कि मैं 24 घंटा यूट्यूब पर ही बैठा रहूं। मैंने पहले ही कहा कि मुझे यूट्यूबर बनने का शौक नहीं है। ये तो बच्चों को तैयारी कराता हूं, सीटेट एंड ऑल टेट की बच्चे क्वालिफाई करते हैं, वो नियोजन में भाग लेते हैं। ये मेरे लिए बहुत खुशखबरी है, बहुत बड़ी बात होती है, बहुत गर्व की बात होती है कि अपने ही स्टूडेंट ज्वाइनिंग लेते हैं, वो भी अध्यापक बनते हैं, तो बहुत गर्व महसूस होता है। तो उनके हेल्प के लिए और साथ साथ जितने भी अभ्यर्थी 7 चरण में बहाली में जिनको मौका मिलेगा, उनका भी हेल्प हो जाता है। तो इस हेल्प के चलते आप लोग कम से कम हमारा भी हेल्प का ख्याल रखें। 1000-1500 आदमी वीडियो को देखते हैं, तो क्या चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सकते? बेल आइकन को एक बार ओपन नहीं कर सकते? लाइक करने में क्या जाता है? कोई फीस का डिमांड किया जाता है? ऐसा तो नहीं है। आप लोग शिक्षक हैं, पढ़े लिखे अभ्यर्थी हैं। आप अगर दूसरे का भला करेंगे तो शायद भगवान आपका भी भला करे ना। आप अगर दूसरे का बुरा चाहेंगे तो हो सकता है कि आपके साथ भी बुरा हो जाए। 7वां चरण आएगा तो जरूर, बहाली होगी तो जरूर, हो सकता है कि आपका मेरिट ना बने, क्योंकि आप दूसरे के साथ गलत कर रहे हैं, आप दूसरे का बुरा चाह रहे हैं। तो आप दूसरे का भला कीजिए, ऊपर वाला आपका भला करेगा। मैं आपका भला करता हूं तो आप लोग मेरा भी भला कीजिए। मैं कोई चंदा फीस पैसा तो नहीं मांगता। मैं तो 7 फेज में शुरू से बोल रहा हूं कि 7 फेज की बहाली को कोर्ट का चक्कर नहीं लगाना पड़े।
अभ्यर्थी आपस में एकता बनाए रखें। 100 समय प्रारंभ और पूर्ण करना है 7वें चरण की बहाली को। 6ठे चरण में देख लिया ना क्या हुआ है। तो इंसान गलतियां करके सीखता है, गलतियों से हमें सीखना है। 7th फेज में इस तरह की कोई भी एक्टिविटी नहीं होने देना, ना ही करना है ना ही करने देना है। इस बात का हमेशा ख्याल रखें। तो जो भी घर पर अभ्यर्थी बैठे हैं, वीडियो देख रहे हैं, उनसे मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि जैसे ही वीडियो स्टार्ट हो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ओपन होगा उस पर क्लिक करें, वीडियो थोड़ा देर सुने, उसके बाद वीडियो के एंड तक में भी आप बीच में भी चैनल को आप लाइक जरूर किया करें। इससे हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। आप जानते हैं ना कि एक अभ्यर्थी, एक इंसान की जिंदगी में, एक मानव की जिंदगी में मोटिवेशन कितना महत्व रखता है। ये बात एज ए टीचर होकर के आपको बहुत अच्छी तरह मालूम होगा। आप लोगों ने सीटेट बीटेट किया है तो मोटिवेशन के बारे में तो बहुत अच्छी तरह आप लोग जानते ही हैं, ये समझाने की ज़रूरत नहीं है। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करने का प्रयास करें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।